नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 25 जुलाई 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों, आज के इस न्यूज़पेपर में सबसे पहली और सबसे खुशखबरी वाली न्यूज़ ये है कि इंडिया की तरफ से टोक्यो में जो हो रहे ओलंपिक्स हैं उनमें हमने एक मेडल जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, मीराबाई ने जो है सिल्वर मेडल जीत लिया है और ये हमारी इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राइड और बहुत ही शान की बात है। दोस्तों, यहाँ पर एक नई चीज़ पता है क्या है कि यहाँ जितने भी मेटल्स बनाए जा रहे हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, दोस्तों ये तीनों की तीनों मेटल्स बनाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं ना, जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इन सबको रिसाइकल करके ही ये मेटल्स बनाए गए हैं। तो इसमें दो चीज़ें जानने वाली हैं कि टोक्यो में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते, अभी फिलहाल एक जीता है। इसके दूसरी बात जानने वाली ये है कि जो मेडल्स बनाए जा रहे हैं ये किससे बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से। कहीं ना कहीं हम इन गेम्स के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरह से हम वेस्टेज को भी रिसाइकल करके उनका रीयूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में आगे जाके हमें फ्यूचर के लिए हमें उन्हीं गुड्स को यूज़ करना चाहिए जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों को भी इनिशिएट करता है। हो सकता है आप लोग उस चीज़ को उतना ध्यान ना देते हो, लेकिन जब ये ओलंपिक जैसे गेमों में इनको यूज़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये डिनोट किया जाता है कि बाकी कंट्रीज़ भी इन चीज़ों से कुछ सीखें और अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी कंट्री में इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करें। दूसरी खबर यहाँ पर आ रही है, प्राइवेट सेक्टर लैगिंग इन वैक्सीनेशन ड्राइव, गोयल। अभी क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे गोयल साहब हैं इन्होंने ये एक बात बोली है कि जो वैक्सीनेशन जो कॉस्ट चल रहा है यहाँ पर, वैक्सीनेशन जैसे आप जानते हैं 75% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और 25% हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है। तो क्या होता है ना कि जैसे आप जानते हैं वैक्सीनेशन की जो कॉस्टिंग है वो 750 रुपीज़ अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, ठीक है, 750 790 कुछ इस तरीके से है। तो क्या होता है ना, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हमेशा व्यक्ति वही चीज़ चूज़ करता है जो फ्री में मिल रही हो। 750 में वही चीज़ मिलेगी जो फ्री में भी मिल रही है गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्राइवेट सेक्टर की तरह से इनिशिएट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से उनको इनकरेज करना चाहिए लोगों को, वो इनकरेजमेंट नहीं हो पा रही है। सिर्फ वो स्लॉट बुकिंग और अपने पैसे कमाने पर फोकस करें, ना कि इंकरेजमेंट पे फोकस करें कि हर इंसान को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। इवन मैं आपको खुद भी बताऊं, मैं खुद भी अपनी वैक्सीन के लिए पिछले 10 दिनों से बुकिंग कर रहा हूं। जैसी बुकिंग स्लॉट कहीं पर मुझे दिखता है मैं करता हूं, तब तक वो बुकिंग फुल हो जाती है। लेकिन जो पेड वाली बुकिंग है वो वहां पर अवेलेबल होती है। पेड वाली बुकिंग कल तक के लिए मिल जाएगी आपको, लेकिन जो फ्री वाली बुकिंग है वो आज ही आज में दिखाई देगी और आज ही आज में वो बुक हो जाएगी। मतलब 2-3 सेकंड के अंदर पूरी सीट्स निकल जाती हैं उसके अंदर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये लैक है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास क्या है आपके वैक्सीन्स हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के पास उतनी वैक्सीन नहीं है जो बुकिंग हो जाती है। तो क्यों ना इन प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेंट्रलाइज करके पैसा दे और कहे कि आप फ्री में वैक्सीनेशन कराओ। भाई गवर्नमेंट को कहना चाहिए हम 750 रुपीज़ आपको दे रहे हैं और आप लोगों को फ्री में लगाओ। भाई हम लोग 750 रुपये क्यों दें, ये बताओ। क्या हमारे टैक्स का पैसे का आप इतना भी नहीं कर सकती आज वैक्सीन आप हमारे लिए 1 रुपये की भी लगवा सको। तो मुझे लगता है ये चीज़ें कुछ होनी चाहिए इस टाइप की। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो यहाँ तो इस पेज पे कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है, ये थोड़ी लोकल न्यूज़ है बट आपको बता देता हूँ कि दिल्ली के अंदर कहा जा रहा है कि जो अभी बसेस और जो मेट्रो 50% कैपेसिटी के हिसाब से चल रही थी, उनको फुल कैपेसिटी के हिसाब से चलाया जाएगा। मतलब कि अगर 100 पैसेंजर एक बस में बैठ सकते तो 50 ही बैठते थे अभी तक। इवन मेट्रो के अंदर भी एक सीट छोड़कर एक बैठा जाता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर देखा जा रहा है कि जो दिल्ली के अंदर केसेस हैं वो बहुत मिनिमाइज होते आ रहे हैं। कल की अगर मैं रिपोर्ट बताऊँ तो कल तो कोई भी डेथ हुई नहीं कोविड-19 की वजह से। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से जो है इन चीज़ों को रीओपन करके फुल्ली कैपेसिटी के अंदर यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो ये सारे हमारे ओलंपिक से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताने लगा आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। एक चीज़ है, देखो क्या होता है ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कुछ इंस्टीट्यूशंस में या कुछ लॉज में अमेंडमेंट करके अपनी पावर का मिसयूज़ करती है, और यही देखने को मिला दिल्ली के केस में। जैसे आप जानते हैं दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, इलेक्ट करके आम आदमी पार्टी को चूज़ किया। इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी है और वो अपने तरीके से काम को करेगी। अब आम आदमी पार्टी क्या करती है, वो इनिशिएट करती है हॉस्पिटल्स बनवाने में, स्कूल्स बनवाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को सुधारने में। मतलब वो उन चीज़ों पर सुधार करे जिन चीज़ों पर हर सरकार को करना चाहिए। अब क्या है कि जो बीजेपी वाले लोग हैं उनको ये चीज़ खल नहीं रही है कि इनकी डेवलपमेंट रेट ज़्यादा है जो हम इतने सालों में नहीं कर पाए। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया। आप बताओ कि वो कौन सा सेक्शन है जिसके तहत जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो अगर कल को कोई भी प्लान लेकर आती है तो पहले उसको दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के पास लेकर जाना पड़ेगा। जब एलजी उस चीज़ को स्वीकार करेगा तो ही वो रूल इंडिया के दिल्ली के ऊपर अप्लाई हो पाएगा। तो अल्टीमेटली मनीष सिसोदिया यही बात बोल रहे हैं कि जब दिल्ली गवर्नमेंट को चूज़ करने का अधिकार आपने किसको
किसको दिया है? पब्लिक को दिया। पब्लिक ने हमें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुना है और आप हमारी पावर को छीनकर आप अपने पास रख रहे हो, तो फिर चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं? तो फिर चुनाव ही क्यों करवाया जाए जब सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो फिर हम हमारे लिए चुनाव ही क्यों किया? मत करवाओ चुनाव, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली चलाने दो। तो हम क्या सिर्फ एक मूर्ति की तरह खड़े होंगे कि कल को केसेस बढ़ेंगे, डेथ होगी, कुछ होगी, तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है, और जब कोई प्लान बनाने की बात आएगी तो मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाके बात करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो राइट्स हैं उनका मिसयूज़ किया जा रहा है। मुझे भी ये चीज़ लगती है। मैं कोई देखो यहाँ पर वन साइडेड होकर बात नहीं कर रहा कि मैं आम आदमी पार्टी की साइड ले रहा हूँ या कांग्रेस या बीजेपी, ऐसा नहीं है। जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि किस तरह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का किस तरह से फ़ायदा उठा रही है दिल्ली के अंदर। और आप जानते हैं दिल्ली के अंदर पुलिस तो वैसे भी दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, कंट्रोल में नहीं, बिकॉज दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी। जो दिल्ली पुलिस है वो सारी कंट्रोल किसके द्वारा कहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहती है। मतलब कुल मिला के वैसे भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को उतने राइट्स नहीं मिले, ऊपर से जो मिले उन पर भी तुम कह दो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं देखो उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जो बात मुझे भी सही लगती है। ठीक है, यही बात मनीष सिसोदिया ने बोली है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो वेंडर्स और जो हॉकर्स हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं जो अपना आजीविका चलाते हैं चलते फिरते, तो उनके लिए कहा गया है कि ऐसे कि इनके लिए जो प्रॉपर मंडियाँ लगती थी या प्रॉपर मार्केट लगते थे, उन मार्केट को रीओपन किया जाएगा, जिससे इनको भी रोज़गार मिल सके, क्योंकि इनके पास करने के लिए और कोई साधन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है कि 295 करोड़ की जो सैलरी ड्यू चल रही है एम्प्लॉय की, आने वाले टाइम के अंदर कहा जा रहा है कि इसको रिलीज़ की जा सकती है, बट अभी कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है। बट हाँ, आपको ये फिगर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 295 करोड़ की जो सैलरीज है वो क्या चल रही है? अभी ड्यूज चल रही हैं, जो अभी तक पे नहीं की गई हैं। इसके बाद अगर हम आगे चल रहे हैं, यहाँ तो चलो ये सारा एडवर्टाइजमेंट है, इधर भी कुछ ऐसा नहीं है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। आगे चलते हैं। यहाँ पर कर्नाटका, आपको याद होगा कर्नाटका में क्या हुआ था? लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइड में कई अराउंड 60 लोगों की जान गई थी। दोस्तों ये आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और जो लैंडस्लाइड होती है उसके से जो वाटर इम्पैक्ट है वो भी पड़ा है, कई इलाकों में पानी भी भर गया है। तो उसके लिए क्या है, इमरजेंसी लगाई गई है, जिसमें कई सारे हमारे आर्मी पर्सोनल हैं वो लगे हुए हैं इस काम को डिप्लॉय करने में, कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को दोबारा सही किया जा सके। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें, ये तो चलो केरला वगैरह की बातें हो गई। इसके बाद ओ हो, वेट वेट, मैं ऊपर ले आया इसको। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें, इधर भी कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र रेन डेथ टोल टच इज़ 112। अभी मैं आपसे बात कर रहा था ना कि महाराष्ट्र के अंदर अभी जो लैंडस्लाइड हुआ था, कल की न्यूज़ अगर आपने देखी होगी मेरी, तो उसमें बताया था मैंने कि 60 लोगों की जान गई है। आज ये आंकड़ा जो है जस्ट 112 हो गया है, थोड़ा सा डबल हो गया, पूरा नहीं हुआ बट हाँ डबल के नियर बाई हो ही गया है। ठीक है, और बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर लैगिंग इन वैक्सीनेशन ड्राइव, ये बिल्कुल सही है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो इनिशिएट नहीं ले रहा वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें, एक थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ भी है यहाँ पर यूके के रिगार्डिंग। देखो आजकल क्या है कि कोई भी कंट्री जो है दूसरे कंट्री के नागरिकों को अपने देश में आने नहीं दे रही है। क्यों? कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि कोई ऐसा वेरिएंट जो उस पर्टिकुलर कंट्री में पाया जाता है और वो उस व्यक्ति में वो चीज़ हो और वो हमारे देश में फैला दे। तो हर कंट्री बहुत ही सोच समझ के चीज़ों को कर रही है। तो यूके की जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने कहा कि अब कोविड-19 की जो पेंडेमिक सिचुएशन है वो धीरे धीरे से कंट्रोल में आ रही है। तो हमें लगता है कि जिन जिन सिटीज़ में कोविड-19 फ्री सिटीज़ हैं, उन सिटीज़ को इनकरेज करना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, और इस बैन को, जो विजिटर के ऊपर बैन लगा है, इसको क्या कर देना चाहिए? रिमूव कर देना चाहिए। क्योंकि अगर विजिटर इंडिया में नहीं आएंगे या इंडिया के विजिटर बाहर नहीं जाएंगे, तो जो टूरिज़्म है वो पूरा फ्लॉप हो जाएगा। टूरिज़्म से कई सारे बिजनेस कनेक्टेड है, जैसे होटल्स कनेक्टेड है, खाने पीने वाले रेस्टोरेंट कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वाले कनेक्टेड है, इवन सबसे बड़ा हमारा एयरलाइन कनेक्टेड है। तो इन सबको जो है डाउनफॉल देखना पड़ेगा, और बहुत लंबे समय से ये लोग क्या देख रहे हैं? डाउनफॉल देख रहे हैं। जो बहुत सारे गाइडर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? उनको लैंग्वेज आती है, वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में उनका जो रोजगार है वो पिछले 2 साल से छिना पड़ा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर लगता है कि कुछ सिटीज़ के अंदर जो कोविड-19 की सिचुएशन है वो कंट्रोल में, तो ऐसे में जो बैरियर्स अभी लगा रखे हैं उनको उन जगहों के लिए क्या कर देना चाहिए? खोल देना चाहिए, जिससे कि जो हमारा ट्रेड है, जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, उनको बढ़ाया जा सके। दोस्तों क्या कहना है आपका कि क्या ये एम्प्लॉयमेंट को रोकने का एक सही तरीका था उन दिनों पर? मतलब अगर हम ये कहें कि कोविड-19 में टूरिज़्म को हमने ब्लॉक किया, क्या इससे एम्प्लॉयमेंट पर इम्पैक्ट पड़ा? बताना आप लोग आंसर में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सीबीआई सर्च होम्स, ये सब आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो बिल्कुल एकदम पॉलिटिकल वाली न्यूज़ हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल में नहीं घुसना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी सारे पॉलिटिकल
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद होगा, मैंने 2-3 दिन पहले न्यूज़ में आपको बताया भी था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने छापा मारा है। किस पे छापा मारा है? दैनिक भास्कर ग्रुप पे मारा है, भारत संचार ग्रुप पे मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो इनकी अकाउंटिंग हुई है उसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग है। कुछ चीज़ें मिसिंग का मतलब है अराउंड 700 करोड़ रुपए की जो इनकम है वो मिसिंग है। तो ऐसे में हो सकता है ये 700 करोड़ रुपए एक ब्लैक मनी के रूप में यूज़ किया जा रहा है इनके द्वारा। तो अभी इन ग्रुप के ऊपर 2 दिन से छापेमारी चल रही है, 2 दिन से लगातार सर्च प्रोग्राम चल रहा है। देखते हैं आगे चल के कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको नई देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल अभी सर्च प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर अभी तक तो फिलहाल कुछ मिला नहीं है, लेकिन जब भी इनकम टैक्स वाले आते हैं तो ढूंढ के तो ज़रूर कुछ ना कुछ आते हैं। तो देखते हैं क्या ढूंढ के आएंगे। अच्छा, यहाँ पर ब्लिंकन, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता होगा कि जो यूएस के सेक्रेटरी हैं, ठीक है, एंटनी बेलग्लेन, ये इंडिया में विजिट करने वाले हैं। और ये इंडिया में जब विजिट करेंगे नेक्स्ट वीक, तो ये किन किन मुद्दों पर बात करेंगे? सबसे पहले इनका जो मुद्दा होगा वो होगा ह्यूमन राइट इश्यूज़ पे। दोस्तों, ह्यूमन राइट इश्यूज़ एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है जिसके अंदर जो लोग होते हैं उनके जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया जाता है सरकारों के द्वारा। तो ये उल्लंघन किस लेवल पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा। और अफगानिस्तान और तालिबान में जो सिचुएशन चल रही है, जो टेररिज्म चल रहा है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरह से उन सारी चीज़ों को रोका जा सके। और पेगासुस जो स्पाईवेयर है, जो हैकिंग सॉफ्टवेयर कह लो या हैकिंग टूल कह लो, इन सब के ऊपर बातें की जाएंगी और ये देखा जाएगा इसको कैसे प्रिवेंट कैसे, क्योंकि देखो साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा क्राइम है और साइबर सिक्योरिटी को लेकर इंडिया और बाकी बहुत सारी कंट्रीज बहुत ज़्यादा कंसर्न है, लेकिन अभी तक उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल पाया। तो देखते हैं जब ये एंटनी बिल्कुल आएंगे इंडिया विजिट पे तो किन किन चीज़ों पर और बातें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें और निकल के आ सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को सुधारा जा सकता है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर किए जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद एक नई खबर ये आ रही है, स्क्वायरल। अच्छा, स्क्वायरल आप जानते हो ना? अरे स्क्वायरल को क्या कहते हैं, मैं हिंदी में वर्ड ही भूल गया, गिलहरी, हाँ। तो जो ये गिलहरी, एक ब्लैक कलर की गिलहरी जो है वो इंडिया में पाई गई है। इस पर रिसर्च चल रहा है कि आखिर इसने अपने कलर को किस तरह से चेंज किया, कौन सी स्पेशीज है ये, किस तरह से ये ब्लैक कलर की पाई गई है। इस पर कई सारी अभी रिसर्च चल रही है। देखो, इंडिया में ये चीज़ बहुत कम पाई गई है, लेकिन बाहर की जो गल्फ कंट्रीज़ है उनके अंदर जो ब्लैक स्क्वायरल है ये पाई जाती है। बट इंडिया के लिए एक नई चीज़ है कि ये इंडिया में पाई गई है। इसका जो ये उड़ीसा में स्कूल्स वगैरह, यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है नो प्लान फॉर टू चाइल्ड पॉलिसी। अच्छा, आप जानते हो यूपी के अंदर अभी एक प्रपोजल चल रहा है, बिल आया है अभी, तो एक्ट नहीं बना है, टू चाइल्ड पॉलिसी का, जिसके तहत ये बोला गया है कि अगर कोई भी कपल के 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ऐसे में आप कर लो बच्चे, गवर्नमेंट मना नहीं करिए, लेकिन कल को अगर गवर्नमेंट जॉब आप लेना चाहते हैं या आपके बच्चे लेना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन नहीं किया। आप प्राइवेट करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम आप कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सब्सिडीज जो आपको मिलती है वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। दोस्तों, ये यूपी के लेवल पे है, अभी ये नेशनल लेवल या इंडिया के लेवल पे बात नहीं की गई कि यूपी में अभी ऐसा करने का सोचा जा रहा है, हुआ वो भी नहीं है। अब कहा जा रहा है अगर मान लो ये रूल अगर हमने पूरी इंडिया के ऊपर अप्लाई कर दिया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देखो कॉन्सिक्वेंसेस, देखो पॉजिटिव तो हैं, कोई भी चीज़ होती है देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, पॉजिटिव ये है कि जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको 2 ही बच्चों पे खर्च करना पड़ेगा, ऐसे में उनका ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ेगा। इकॉनमी का जब डेवलपमेंट एक पर्सन की डेवलपमेंट होती है तो इकॉनमी का अपने आप डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। मतलब एक छोटे से प्रोस्पेक्टिव को देखें तो एक बड़ा प्रोस्पेक्ट बन जाता है। लेकिन इसके कॉन्स की अगर हम बात करें तो कौन से इसके ये हैं कि अगर टू चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया तो ऐसे में जो अबॉर्शन रेट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि हर इंसान जो है लड़की की चाह के अंदर अबॉर्शन कराना शुरू कर दे, क्योंकि उसके पता है कि उसके पास 2 ही ऑप्शन है। तो एक सबसे बड़ा मेजर कॉन्सिक्वेंसेस बस यही निकल कर आ रहा है, वो है अबॉर्शन वाला। बाकी और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल पे बोला जा रहा है, उन्होंने कहा हमारा कोई प्लान नहीं है सेंट्रल लेवल पे टू चाइल्ड पॉलिसी लाने का। स्टेट लेवल पे स्टेट लाना चाहे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे ये लाने का कोई भी अभी उनके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर तो ये सारी नॉर्मल न्यूज़ है, यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है। क्या इंडिया में जो हेल्थ वर्कर्स हैं क्या उनके लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कर देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, वो उन सभी लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जो कि कोविड-19 के सिचुएशन से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में उन वर्कर्स का तो मैंडेटरी होना ही चाहिए कि उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वही लोग नहीं सेफ होंगे तो फिर कैसे आगे जाके मतलब ये लोग बाकी लोगों को सेव कर पाएंगे। ठीक है, और कहा जा रहा है कि जो इनकी सैलरीज है उनको कट डाउन किया जा रहा है, कट डाउन भी किया जा रहा है, दिया भी नहीं जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत हो रही है।
आप हेल्थ वर्कर को सैलरी नहीं दोगे, सैलरी टाइम पर नहीं दोगे, तो कहाँ से उनको इनिशिएट मिलेगा? एक तो वो कोरोना वायरस के सीधा डायरेक्ट में टच में आ रहे हैं, ऊपर से उनको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कोई भी इंसान अपनी जान को जोखिम में रख के बिना पैसों के लिए क्यों काम करेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को अपने लेवल पे सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चले यहाँ पर, ये बार बार पेज मुझसे ऊपर हो जा रहा है। बस मेरे आज तो यार बिजनेस तो है ही नहीं, बिजनेस आज संडे है ना, तो आज तो कोई बिजनेस न्यूज़ नहीं आएगी। बट हाँ, ये थोड़ी बहुत न्यूज़ है जो बिजनेस सेक्शन में ही आती हैं, बट प्रॉपर बिजनेस नहीं। वो क्या कहेगा कि जुलाई के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट है वो $33 बिलियन का हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। आईटीसी की बात करें तो आईटीसी की फुल फॉर्म आप लोग बताओगे, ये मत कहते ना इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये नहीं, आईटीसी एक कंपनी का नाम है जिसके क्वार्टर 1 का जो प्रॉफिट है वो 30.2% से बढ़कर हो गया है। इसका मतलब 3,343.44 करोड़ रुपए हो गया। दोस्तों आईटीसी जो है वो हमारे इंडिया के लिए कई कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे एचयूएल है ना, वैसे आईटीसी भी अपने कई टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। आने वाले टाइम के अंदर कहा जा रहा है कि जो इनका प्रॉफिट है वो और भी ज़्यादा इन्हांस होगा। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो भाई साहब इस बैंक का भी 78% प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। अब क्या है ना कि जो एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होता है आजकल एनपीए को लेकर गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें निकाली है। हम बेसलॉम 1 को फॉलो करते हैं, बेसलॉम 2 को फॉलो करते हैं, बेसलॉम 3 को भी फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का 9%, रिस्क वेटेड एसेट्स का 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करके चलते हैं। हमारे पास एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज हैं जिनको अगर हम अपने एनपी बेच दें तो वहाँ से रिकवरी एजेंट्स उनके पास जाके रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। कई टाइप की कोड्स बनाई गई हैं जिनसे हम एनपीओ को रिकवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये बोला गया है कि यहाँ पर जितने भी बैंक्स हैं अगर वो अपने एनपीए को रिड्यूस कर दें तो अल्टीमेटली जो उनका प्रॉफिट लेवल है वो बढ़ जाएगा, और आईसीआईसीआई ने यही करके दिखाया। उन्होंने अपने एनपीए को रिड्यूस करने की कोशिश की और जिसके चलते जो उनका प्रॉफिट है वो बढ़ गया। अब यहाँ पर देखो टेस्ला मोटर्स की बात करते हैं। टेस्ला मोटर क्या है कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बनाती है जो इलेक्ट्रॉनिक से चलेगी, इलेक्ट्रिक सिटी से चलेगी। और बेसिकली ये क्या काम करती है कि जो पेट्रोल है, कल को पेट्रोल देखो महंगा भी हो रहा है, पेट्रोल पाया भी कम जाता है, हमें ओपेक जैसी कंट्री पर डिपेंड भी रहना पड़ता है। तो अगर ये टेस्ला मोटर इंडिया में आ जाती है, यूएस बेस्ड कंपनी जिसके मालिक इलॉन मस्क है, अगर ये इंडिया में आ जाती है तो दोस्तों आप ये मान के चलो कि ओपेक कंट्री पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और जो हम इंपोर्ट करके इतना सारा फॉरेक्स जो हमारा रिजर्व कम हो जाता है ये लेवल भी कम हो जाएगा। इस बात को इनिशिएट करते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इलॉन मस्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये बोला कि आप अपनी यूनिट इंडिया में सेटअप कर सकते हो और इंडिया वालों के लिए आप अपनी कार बना सकते हो। लेकिन इलॉन मस्क का ये कहना है कि हमें दिक्कत नहीं है, हम अपनी यूनिट इंडिया में खोल देंगे, लेकिन आप लोग हमारे साथ लाए हुए रॉ मटेरियल या हमारी बनाई हुई कार जो बाहर से बनकर आएगी उस पर आप हैवी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाओगे तो अल्टीमेटली कार महंगी हो जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल की बात करें, इंडिया में इतनी सारी कार कंपनियां, उनसे हमारा कंपटीशन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहेगा। आप जानते हैं कि बाहर यूएस के अंदर जो टेस्ला मोटर के बेस मॉडल भी है जो सबसे कम है, उसकी भी प्राइस 70 लाख रुपीज़ है, 70 लाख। हमारे यहाँ 70 लाख में 2 ऑडी आ सकती हैं सीरीज़ वाली। आप मेरी बात को समझो। तो ऐसे में इंडिया के अंदर उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा और टेस्ला मोटर की कारें नहीं बिकेंगी। इस बात की इंश्योरिटी करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप टेंशन मत लो, आप इंडिया में आओ, हम आपके ऊपर जो लगने वाले ड्यूटीज़ है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, उनको अपने लेवल पर जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें, जिससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम आए और मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और बाकी तो ये आपका ओलंपिक्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह से आ गया, ठीक है। आई होप कि आज जो आपका संडे वाला ट्रायल था वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।